देखो, लास्ट क्लास में चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के बाद में खुद का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान होता है। देखो, जब पदार्थ के ऊपर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है तो उसके अंदर जो आवेश है उसकी गति के कारण जो जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। रैंडमली ओरिएंटेड होने के कारण जब ये सारे के सारे चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाते हैं तो इस परमाणु या प्रत्येक अणु या परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका कुल मान जो होता है वो किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर। क्योंकि किसी की पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है चुंबकीय आघूर्ण तो किसी की नेगेटिव में होने के कारण टोटल चुंबकीय आघूर्ण जो होगा उसका मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उन पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ध्रुवित करने की कोशिश करेगा या दिशित करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें ये चीज होती है कि कुछ को तो ये क्या कर लेता है, अपने समांतर ध्रुवित करेगा या दिशा में आघूर्णित कर देगा, और कुछ को क्या कर देगा, अपने विपरीत दिशा में ओरिएंटेट करता है। तो उस वजह से इन पदार्थों के ऊपर इनकी पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण को एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ध्रुवित करने या ओरिएंटेट करने के लिए इनके चुंबकीय आघूर्ण को जो एनर्जी या फिर जो कार्य किया जाता है वो डब्ल्यू किसके बराबर होता है, म्यू बी cos थीटा के। देखो, अगर सभी पदार्थ जो भी आप ले रहे हो उन सबके ओरिएंटेशन का मान एक समान होगा तब तो आपको ये जान रखना है मैग्नेटाइजेशन m का मान जो होता है वो किसके बराबर होगा, m इंटू म्यू के बराबर होगा। ठीक है ना। और ये अवस्था जो होती है m इज टू एन म्यू, ये कैसी होती है, सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन स्टेट होती है, जिसमें क्या होता है सभी का जो आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। और काई जो उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो किसके बराबर होगी, m अपॉन एच के बराबर होती है। मैग्नेटाइजेशन और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी इंटेंसिटी जो होती है उन दोनों का रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है, उस पदार्थ की प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होता है। अब देखो आपके पास में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E बराबर म्यू बी cos थीटा। तो यहाँ से आप देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ने अपने ही डायरेक्शन के अंदर क्या किया है, चुंबकीय आघूर्ण पदार्थों के आघूर्ण को क्या किया, अपनी ही डायरेक्शन में ओरिएंटेट किया है, तो उस कंडीशन के अंदर E का मान जो होगा वो म्यू बी cos जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू बी। यहाँ पे थीटा का मान क्या हो गया, लेकिन अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेट किया है तो E1 बराबर क्या आ जाए आपके माइनस के म्यू बी प्लस के म्यू बी cos 180 इक्वल टू माइनस के म्यू बी। यहाँ पे थीटा का मान 180 डिग्री या फिर हम क्या कह सकते हैं, पाई बोल सकते हैं। ठीक है ना। थीटा बराबर 180 डिग्री या पाई के ऊपर जो ये दो एनर्जी आई है इस आधार के ऊपर आपके पास में क्या है, दो एनर्जी स्टेट है, एक तो एनर्जी स्टेट E1, दूसरा एनर्जी स्टेट E2। ठीक है। यहाँ पे आपके पास में डायरेक्शन कैसी होगी, या तो इस तरीके की दोनों ही एक डायरेक्शन होंगे, या फिर जो दूसरे वाला स्टेट है उसमें दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो इस पहले स्टेट और इस सेकंड स्टेट इन दोनों में अगर कोई भी अणु या परमाणु ध्रुवण के दौरान पाया जाता है या फिर उस परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण के पहले स्टेट में पाए जाने की अवस्था या दूसरे स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम किस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, हम वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले से इनकी क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको एनर्जी मालूम है तो उस कंडीशन में आपको मालूम होगा पार्टीशन फंक्शन जेड जो होता है वो क्या होता है, समेशन e की पावर माइनस के बीटा ई आर। एनर्जी मालूम है तो जेड का मान लिखोगे तो जेड बराबर क्या आएगा आपके e की पावर माइनस के म्यू बी बीटा प्लस e की पावर प्लस के म्यू बी बीटा। ठीक है, बीटा का मान रखोगे तो केटी आ जाएगा नीचे, e की पावर म्यू बी अपॉन केटी माइनस के प्लस e की पावर माइनस प्लस के म्यू बी अपॉन केटी। ये तो क्या आ गया, उसका एनर्जी के सापेक्ष जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसका, पार्टीशन फंक्शन आ गया उसका। मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो एनर्जी का फंक्शन होता है। अगर स्टेट की एनर्जी बदलेगी तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन वो भी बदल जाएगा। देखो पार्टीशन फंक्शन जेड का मान निकल गया। अब निकालना क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी जो अलग अलग आपके स्टेट है उनके अंदर किसी भी एक एनर्जी स्टेट में उस पार्टिकल के या उस अणु के द्विध्रुव के पाए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो अगर पहले स्टेट में है या दूसरे स्टेट में है तो उनकी अगर इन दो स्टेट में अलग अलग पाए जाने की अगर हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा,
E1 में द्विध्रुव के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता क्या होगी? P1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस के बीटा E1 अपॉन जेड, यही होगा। क्योंकि देखो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बोल देता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाता? n से हो जाता, ठीक है ना। सॉरी n से डिवाइड और n से मल्टीप्लिकेशन, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ, जैसे n1 ऊपर में किया n नीचे किया, तो आपको मालूम है n r से डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से ही आपकी क्या मिलती है? प्रोबेबिलिटी निकलती है। वहां से कैपिटल N और नीचे से कैपिटल N दोनों ही कट जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पार्टिकल के बारे में नहीं बोला, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बोला, तो सीधा फॉर्मूला P1 बराबर क्या आ गया? e की पावर माइनस के बीटा E1 अपॉन जेड, ठीक है। यहाँ से एनर्जी का मान रखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस के प्लस के म्यू बी अपॉन के टी अपॉन जेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे कैसे सेकंड स्टेट एनर्जी स्टेट में द्विध्रुव की प्रायिकता क्या हो जाएगी? P2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस के म्यू बी अपॉन के टी अपॉन जेड, ये वैल्यू होगी। अब देखो दो अलग अलग स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यही है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप इसके जो ये चुंबकीय आघूर्ण, अब आपको दोनों स्टेट की प्रोबेबिलिटी के बारे में मालूम है, तो इन दो अलग अलग स्टेट के अंदर पार्टिकल की जो चुंबकीय आघूर्ण है, उन चुंबकीय आघूर्ण का औसत मान भी हम क्या कर सकते हैं? अब ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपके पास में जो ये पार्टिकल्स है, इनके जो ओरिएंटेशन है, उन ओरिएंटेशन के आधार के ऊपर जो आपके पास में चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान है। अब ये नहीं मालूम है कि पहले स्टेट में चुंबकीय आघूर्ण का क्या मान है, दूसरे स्टेट में चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा ही किसका मान लिख सकते हैं? इसके एवरेज, मतलब टोटली चुंबकीय आघूर्ण का मान जो दोनों स्टेट का मिला के एवरेज चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, वो भी हम लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे उसको? वही फॉर्मूला जो आप एनर्जी के लिए यूज करते थे, उसी फॉर्मूले के यूज से ये भी निकलेगा। देखो अगर चुंबकीय आघूर्ण का औसत मान लिखना चाहे, औसत मान, तो वो औसत मान क्या होगा? म्यू बार इज इक्वल टू समेशन आई म्यू आई पी आई से लिखा जाएगा। मतलब पर्टिकुलर स्टेट के अंदर चुंबकीय आघूर्ण तथा उस स्टेट के अंदर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ से म्यू बार बराबर हम क्या ले सकते हैं? म्यू वन P1 प्लस म्यू टू P2। अब देखो एक ही अणु है, मतलब एक पूरा पदार्थ लिया, उसमें सभी परमाणु अणु या परमाणु क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो उसमें चुंबकीय, उन सभी अणुओं या परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण आप देख लो, आपने क्या किया? दो डायरेक्शन में निश्चित किया है। तो उसकी वैल्यू में डिफरेंस कितना सा है? बस ये है कि एक पहले का एक और पहले और दूसरे में डिफरेंस इतना सा है कि दोनों का मान क्या है? एक समान है। अब यहाँ पे डायरेक्शन का यूज नहीं करे, अगर डायरेक्शन का यूज करते बीच में क्या आ जाता? माइनस का साइन आ जाता। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे म्यू1 और म्यू2 दोनों का ही मान क्या है? बराबर, पर डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? ऑपोजिट है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमको देखना है इनका परिणामी मान। परिणामी मान देखोगे तो अगर इस दिशा में है, इस तरीके से ध्रुवित है, और एक क्या है? इस तरीके से ध्रुवित है तो दोनों एक ही पदार्थ के परमाणु, डायरेक्शन अलग अलग है, पर वैल्यू दोनों की क्या है? चुंबकीय आघूर्ण की मान समान है। तो म्यू1 बराबर म्यू2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू। तो इस कंडीशन में औसत मान म्यू बार बराबर आप क्या लिखोगे? म्यू कोष्टक में P1 प्लस P2 लिखोगे। अब देखो एक मिनट, इससे माइनस का करना है, माइनस का रखना पड़ेगा। ऑपोजिट वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपोजिट वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना पहले। ऑपोजिट, क्योंकि मान उल्टे हो जाएंगे ना, एक की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो एक की वैल्यू नेगेटिव में होगी, एंगल चेंज होने का एनर्जी भी चेंज हो जाएगी इस वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर म्यू बार बराबर म्यू P1 माइनस के P2, P1 और P2 दोनों की वैल्यू मालूम है, सीधा इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू क्या है? नेगेटिव में। कौन सा? ये वाला माइनस क्या होगा?
ये माइनस का हुआ, कौन सा कह रहा है? अब यहाँ पर P1 और P2 का मान रखेंगे। P1 और P2 का मान रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, e की पावर म्यू बी अपॉन के टी माइनस e की पावर माइनस के म्यू बी अपॉन के टी। दोनों में जेड, दोनों के नीचे क्या है, जेड है, तो दोनों में आप अगर माइनस करो, घटा रहे हो, तो नीचे तो लसअप तो जेड पूरा ही आएगा दोनों से। जेड का सीधा सा मान रखोगे तो जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, e की पावर म्यू बी अपॉन के टी प्लस e की पावर माइनस के म्यू बी अपॉन के टी के बराबर होती है। तो यहाँ से वैल्यू क्या लिख दोगे, म्यू बी अपॉन के टी प्लस e की पावर म्यू बी अपॉन के टी, और आगे मल्टीप्लाई में इनकी क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा पीछे। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला किसके जैसा है, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर वैल्यू पावर में, एक्सपोनेंशियल के पावर में वैल्यू अगर रियल होती है ना, तो वो हाइपरबोलिक के बराबर होता है। इमेजिनरी आती है ना, तो e की पावर आयोटा एक्स और e की पावर माइनस का आयोटा एक्स, तो वो वैल्यू जो होती है ना, वो किसके बराबर होती है, वो वैल्यू जो होती है वो आपके साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर होती है। ठीक है ना, और दूसरी चीज ये कि e की पावर x और e की पावर माइनस के x बाई 2 लिखोगे तो वो किसके बराबर होगा, साइन हाइपरबोलिक x के बराबर होगा। ठीक है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x। इमेजिनरी वैल्यू ध्यान रखना, इमेजिनरी और रियल में डिफरेंस ये होता है कि जब रियल वैल्यू पावर में होती है एक्सपोनेंशियल के, तो हाइपरबोलिक वाले फंक्शंस आते हैं, और रियल वैल्यू इमेजिनरी, रियल वाले के लिए आएंगे हाइपरबोलिक, और इमेजिनरी वाले के लिए कौन से फंक्शन आएंगे, आपके साइन और सिर्फ कॉस वाले फंक्शन आएंगे, ये ध्यान रखना। ये एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है ना, ये इसी के ऊपर होता है, मेनली डिपेंडेंट। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को लिखोगे आगे की तरफ, तो ये म्यू बार किसके बराबर आ जाएगा, म्यू साइन हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी अपॉन कॉस हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूला क्या मिलेगा आगे, एवरेज चुंबकीय आघूर्ण का मान। ये फॉर्मूले डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल के और इनके बीच में रिलेशन के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, म्यू बार बराबर और क्या लिख सकते हैं, म्यू कोष्टक में tan हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी। चुंबकीय प्रवृत्ति में एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है उसके एवरेज चुंबकीय आघूर्ण, औसत चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो, तो इतना डेरिवेशन उसमें करना है। हाँ, औसत में tan हाइपरबोलिक आएगा। और अगर पूछ ले कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो उसके लिए क्या है, इसमें दो केस भी होते हैं। दो केस कौन से देखो, उससे पहले एक चीज और ये देख लो कि ये तो ओनली फॉर क्या है, किसी एक अणु या परमाणु के लिए, उस पदार्थ के अंदर एक अणु या परमाणु के लिए। अगर आप उसके प्रति का आयतन, पदार्थ का जो जितना भी आयतन है, उस आयतन के अंदर आपके क्या है, V के अंदर n अणु या परमाणु हो, तो उस पदार्थ का कुल मैग्नेटाइजेशन या चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होगा वो m किसके बराबर होगा, n इंटू म्यू के बराबर। क्योंकि उस पदार्थ के इकाई आयतन के अंदर सभी परमाणु क्या होंगे, उसी पदार्थ के सारे अणु क्या होंगे, एक जैसे होंगे। एक जैसे अणु या परमाणु होंगे तो उस कंडीशन में उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे इस मैग्नेटाइजेशन का मान आएगा वो m किसके बराबर आ जाएगा आपके, n म्यू tan हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी के बराबर। n इकाई आयतन के अंदर अणु या परमाणुओं की संख्या है, m मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने पूर्ण रूप से इसको ध्रुवित किया ना, जैसे कि पोलराइजेशन पढ़ते हो ना, वैसे के वैसे क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन भी होता है। पोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके किसी पदार्थ के अंदर क्या करते हो, द्विध्रुव को या फिर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको क्या करते हो, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हो, जनरेट करते हो। ठीक है, कंप्लीटली पोलराइज होता है, हो जाता है, मतलब सारे का सारा द्विध्रुव उसमें प्रोड्यूस हो जाता है कंप्लीट, तो उस कंडीशन में वो पोलराइजेशन होता है। वैसे के वैसे अगर इसके अंदर पूरा पूर्ण रूप से आपने अगर पदार्थ को क्या कर दिया, उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण को प्रेरित कर दिया या चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया, उसके अंदर प्रोड्यूस किया, तो वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। अब है
इसके ऊपर आधारित दो कंडीशन है। सॉरी, फर्स्ट केस, ठीक है, अगर इसके अंदर क्या हो, म्यू बी अपॉन के टी का मान क्या हो, लेस देन 1, म्यू बी अपॉन के टी का मान जब लेस देन 1 होगा ना, तो उस कंडीशन में tan हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू बी अपॉन के टी के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देखो m बार इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, n म्यू इंटू म्यू बी अपॉन के टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहां से अब आप पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान लिखना चाहोगे, तो चुंबकीय, और दूसरी चीज इसको बी को अगर चेंज करोगे जिससे म्यू नॉट एच से, तो यहाँ पे ये m किसके बराबर हो जाएगा, n म्यू स्क्वायर म्यू नॉट एच अपॉन के टी लिखा जाएगा। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर क्या होता है, m अपॉन एच के बराबर होता है, तो काई बराबर क्या आ गया आपके यहाँ पे, n म्यू नॉट का स्क्वायर पर म्यू नॉट म्यू स्क्वायर अपॉन के टी, क्योंकि एच से एच कट जाएगा। अब देखो यहाँ से जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या आ रही है, 1 अपॉन टी के प्रोपोर्शनल आ रही है, यही क्या आपकी क्यूरी का, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर ये म्यू बी अपॉन के टी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। सेकंड केस क्या हो, म्यू बी अपॉन के टी का मान क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। जब ये ग्रेटर देन 1 होता है ना, उस कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो म्यू बी अपॉन के टी अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब m का मान किसके बराबर आना चाहिए, n म्यू के। मतलब सभी की मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अगर एक समान होती है तो उस कंडीशन में उनको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटाइजेशन या चुंबकीय आघूर्ण का मान मिल जाएगा। और ये अवस्था ओनली फॉर ओनली कौन सी अवस्था होगी, समतृप्त चुंबकन अवस्था कहलाएगी। और इसके लिए म्यू बी अपॉन के टी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो tan हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो। उस कंडीशन में यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा, n म्यू के बराबर हो जाएगा। ये अवस्था समतृप्त चुंबकन अवस्था कहलाएगी। और उनका ग्राफ अगर बनाओगे तो उस कंडीशन में ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता है। और ये जो है इकाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी क्यूरी ग्राफ होगा, क्यूरी के नियम को शो करेगा ये ध्यान रखना। आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।